दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी इतिहास में ऐसी स्थिति किसी राष्ट्रपति की आई नहीं होगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति के सामने बैठे हों और जिन जिन मुद्दों को वह उठा रहे हैं उन मुद्दों को सिरे से या तो चीन खारिज कर दे या फिर चेतावनी दे डाले। और यह परिस्थिति आज बीजिंग में खुले तौर पर नजर भी आई। ताइवान को लेकर चीन ने चेतावनी दे डाली, आप उस दिशा में देखे नहीं। अगर उस दिशा में कोई सवाल आप खड़ा करेंगे तो संबंध बिगड़ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी बिगड़ जाएंगे और जो एक शांतिपूर्ण सामान्य स्थिति में दुनिया के दो बड़े देश आमने सामने बैठे हैं जिनके बीच कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन वह परिस्थिति बदल भी सकती है अगर आपने ताइवान की दिशा में जरा सी भी उंगली उठाई तो। और दूसरी तरफ अमेरिका जब कह रहा है क्या वाकई ईरान के कब्जे में जो होर्मुज़ रूट है वहां पर सामान्य आवाजाही नहीं होनी चाहिए, चीन ने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। तब अमेरिका ने कहा क्या यह जरूरी नहीं है कि चीन अपनी सेना भेजे और उसके बाद होर्मुज़ रूट को सामान्य करने में अमेरिका की मदद करे। तब चीन की तरफ से जवाब आया बिल्कुल नहीं, वो ईरान की संप्रभुता के दायरे में आता है और होर्मुज़ रूट ईरान की संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ है जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन में भी चीन कर चुका है और उसने वीटो लगाया था। तो हम तो उसी लाइन पर टिके हुए हैं। हां, अगर वो सामान्य हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। और तीसरी बात, जिस टैरिफ को अमेरिका लगाकर दुनिया भर से आर्थिक सौदेबाजी कर रहा है उस टैरिफ से कोई समाधान नहीं निकलेगा। टैरिफ के आश्रय कोई भी देश जीत नहीं पाता है, इसका भी खुला जिक्र शी जिनपिंग ने कर दिया। सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन पहुंचे हैं उसमें खुले तौर पर कोई भी कह सकता है उनकी नजर बिजनेस पर है, ट्रेड पर है। लेकिन उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अमेरिका को सुपर पावर बतलाते रहे, क्या वो सुपर पावर की पदवी अब शिफ्ट हो गई और वो चीन के पास आकर खड़ी हो चुकी है? क्योंकि चीन खाड़ी देशों से लेकर वेस्ट एशिया में अमेरिकी दखल के खिलाफ है। इस युद्ध में जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका कूदे उसके वो खिलाफ है। वो किसी भी हालत में अमेरिका का साथ देना नहीं चाहता है, लेकिन यह भी संकेत दे रहा है कि आप ऐसा ना सोचें कि आप ताइवान पर आवाज उठाएंगे और हमें ईरान से समझौता करने की दिशा में ले जाएंगे कि हम रास्ता निकालें, तो यह भी संभव नहीं है। यह मैसेज बीजिंग के भीतर का है और कमोवेश इसी वक्त में दिल्ली के ब्रिक्स सम्मेलन के भीतर यह आवाज खुले तौर पर ईरान के विदेश मंत्री उठाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का जमघट है जो कल तक चलेगा। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची जब यह कहते हैं ब्रिक्स के एक सदस्य देश पर हमला हुआ, उस हमले को करने वाला अमेरिका और इजराइल है। इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धराशायी करके किया गया, यानी कुछ भी माना नहीं गया। तो क्या ब्रिक्स इसकी निंदा करेगा? वो कहेगा कि अमेरिका और इजराइल ने जो किया गलत किया, जबकि उसे कहना चाहिए। और इन दो परिस्थितियों के बीच एक तीसरी परिस्थिति जो भारत के भीतर या तो बैलेंस एक्ट कैसे किया जाए इसको लेकर बड़ी उलझन हो चुकी है, या फिर जिस ऑयल इमरजेंसी की दिशा में भारत बढ़ चुका है उसमें खुले तौर पर रूस ये कहने से चूक नहीं रहा है जितना तेल चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। हमें पता है आप पर अमेरिका ने रोक लगाई हुई है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और आज से नहीं खुले हैं, ये तो तब से खुले हैं जब भारत को कोई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मदद करने नहीं आता था। वो 71 का वार हो या उससे पहले का युद्ध हो, उसके बाद सामरिक मजबूती जो भारत को देने को हो या फिर रशिया हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहा, तो हर तरीके से रशिया आपको तेल देने को तैयार है। लेकिन आपको सोचना है, और इसका जिक्र रशिया के विदेश मंत्री लावारोव अपने ही देश के न्यूज चैनल जो दिल्ली से भी चलता है आरटी, उसको एक इंटरव्यू में खुले तौर पर कह देते हैं
कमोवेश आर्थिक मुद्दों को लेकर ईरान भी भारत के सामने कुछ ऐसा ही प्रस्ताव भी रखता है। हमारे द्वार तो खुले हुए हैं आपके लिए, और हमारे संबंध तो बहुत पुराने हैं। हम तो सबसे पुराने सिविलाइजेशन के दौर से उठे हैं। बावजूद इसके फैसला आपको लेना है। यानी एक नए तरीके का त्रिकोण है। अमेरिका है, चीन है, ईरान है, लेकिन उसमें एक चौथा दरवाजा इस बार भारत के लिए भी खुल रहा है। और भारत के लिए यह दरवाजा कितना महत्वपूर्ण है समझना यह भी होगा कि इस महीने क्वाड के विदेश मंत्रियों की भी बैठक दिल्ली में ही होनी है। और क्वाड बना है चीन के साउथ चाइना सी के विरोध को लेकर, और ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका इनकी मौजूदगी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये चार देशों की भूमिका इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके हर पन्ने को खोलने से पहले हमें लगता है चंद तस्वीरें आप अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकातों का देख तो लीजिए, फिर यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। इन मुलाकातों के बाद के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने लगेंगे। जियोपॉलिटिक्स कहीं तेज हो जाएगी, क्योंकि जो हमने जिक्र किया कि अब क्वाड की बैठक भी इसी महीने के अंत में होनी है, और उसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होने दिल्ली आएंगे। इस वक्त ईरान और रशिया के विदेश मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं, और उधर बीजिंग में खुले तौर पर चीन अमेरिका को चिता रहा है। बात इतनी भर नहीं है। 24 घंटे पहले ईरान की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामी नियामी खुले तौर पर यह कहते हैं कि ईरान की सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के बाद अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और जिस होर्मुज़ रूट का जिक्र हो रहा है, तो उसमें बतला दें कि उसके पश्चिमी हिस्से पर तो पूरे तरीके से रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के नेवी का कंट्रोल है। और इसके बाद जिन जगहों पर अमेरिका यह सोच रहा है कि उसने नाकेबंदी कर रखी है और वो दखल दे सकता है, तो वो भूल जाए। और जो मिडिल ईस्ट के देश में अमेरिकी अड्डे थे, अमेरिका के इक्विपमेंट थे, जो हथियार थे, उन सभी को ईरान ने नष्ट कर दिया है। और यह मैसेज बहुत साफ है। ईरान के सेना के प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैसेज बहुत साफ है कि दुश्मन देशों को अंदाजा ही नहीं था कि दरअसल ईरान कितना मजबूत भीतर से है। और यहीं पर मार्को रूबियो का जवाब आता है कि दरअसल हमारी प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियारों से लैस नहीं होने देने भर की है, इसके अलावे कुछ भी नहीं। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है, तो इन सब के बीच एक खबर यह भी आती है कि ईरान जो सीधे सीधे अब यूएई पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि इस परिस्थिति के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने गुप्त यात्रा युद्ध के बीच ही यूएई की दुबई की थी। वहां वो गए थे, और आयरन डोम वहां पर इजराइल का तैनात हो जाए, इसका बिजनेस भी था। और उसके बाद यूएई ने खुद को ओपेक से अलग किया। उसके बाद उसने अटैक ईरान पर भी किया। और एक तस्वीर जो निकल कर आई, वो दुबई के लग्जरी याच की एक तस्वीर है, जिस पर हमला हुआ और कहा गया कि इसके लिंक कहीं ना कहीं मोसाद से जुड़े हुए हैं। जो ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने इसकी पुष्टि तो की, लेकिन सरकारों ने नहीं की। लेकिन इस दृश्य ने एक नया मैसेज दे दिया कि दरअसल भारत में हो रही ब्रिक्स की बैठक और बीजिंग में हो रहा शिखर सम्मेलन, इन दोनों की समाप्ति के बाद यानी 15 तारीख के बाद स्थितियां ईरान के साथ युद्ध को लेकर किस दिशा में जाएगी, और जिस होर्मुज़ रूट को खाली कराने की सोच या सामान्य आवाजाही की व्यवस्था जो अमेरिका सोच रहा है, वो सब कुछ अधर में लटक चुका है, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां एक बार फिर से तैयार हो रही है। जरा इस दृश्य को देख लीजिए, जिस याच का जिक्र किया गया, लग्जरी याच का, जिसकी पुष्टि यूएई ने नहीं की, लेकिन इरना न्यूज एजेंसी ने जरूर की।
दरअसल ईरान युद्ध ने जियोपॉलिटिकल की पूरी स्थिति तो पलटकर रख दी है और न्यू अलाइनमेंट जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, दुनिया के वो तमाम देश नए नए देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध बना रहे हैं और शायद इसीलिए दिल्ली की बैठक और बीजिंग की बैठक उसका प्रभाव जबरदस्त पड़ने वाला है। और इस प्रभाव का मतलब यह है कि रशिया के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचकर जब खुले तौर पर कहते हैं हम तो आपको तेल देने के लिए तैयार हैं, जितना तेल चाहिए उतना तेल आप रूस से ले सकते हैं। यहां इस हकीकत को समझना होगा कि सबसे ज्यादा भारत तेल जब रशिया से ले रहा था वो जुलाई 2024 44.6% इंपोर्ट रशिया से हो रहा था और जनवरी 2026 में यह घटकर 20.6% इंपोर्ट पर आ गया। यानी भारत जो दुनिया भर से 90% तेल आयात करता है उसमें रशिया से 20.6% आ रहा है, जो एक वक्त 44-45% तक होता था। अब यहां पर सवाल है कि होर्मुज़ रूट से जो तेल की आवाजाही रुकी है और अब से चंद घंटों पहले खबर भी आई कि गुजरात का एक जहाज वहां पर डुबा दिया गया, उस पर मिसाइल लग गई। हाजी अली नाम के इस समुद्र में जो टैंकर लेके जा रहे थे वहां पर उस पर हमला हो गया। गलती से हुआ, सही में किया गया, यह बात अभी निकलकर नहीं आई है, लेकिन यह बात तो समझनी होगी कि भारत जो 90% दुनिया के बाजार से कच्चा तेल लेकर आता है उसमें 50% इसी होर्मुज़ रूट से गुजरता है जो इस वक्त रुका हुआ है और 30% अमेरिकी दबाव की वजह से भारत रशिया से खरीद नहीं पा रहा है, वो इजाजत दे नहीं रहा है। और जबकि इन सब के बीच तेल, एलएनजी, फर्टिलाइजर जो मन चाहे सो आप ले सकते हैं, इस बात का जिक्र रशिया के विदेश मंत्री कर रहे हैं। यानी अमेरिका की धमकी को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है और रशिया खुले तौर पर आपको निमंत्रण दे रहा है। ईरान खुले तौर पर संबंध आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहा है। तो जो भारत के भीतर इमरजेंसी की परिस्थिति आ गई है जिसको लेकर प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, दरअसल वो सीधे सीधे अमेरिकी पॉलिसी से जुड़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका ईरान के युद्ध से निकल नहीं पा रहा है, चीन साथ देने को तैयार नहीं। रशिया दुनिया के बाजार में इससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज को तेल बेचता था उन्होंने लेना बंद कर दिया। अमेरिका ने सबको ऑफर कर दिया आप हमारे यहां से तेल ले लीजिए। भारत ने भी जो तेल लेता था अमेरिका से डबल कर दिया, लेकिन डबल करने के बावजूद भी वो $10 बिलियन भी पार नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका की भी लिमिटेशंस हैं। उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया, लेकिन वेनेजुएला में रिजर्व ऑयल है, ऑयल का प्रोडक्शन ईरान में है जहां पर वो कब्जा करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ने उसका साथ दिया नहीं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है जो अमेरिका सोच रहा है और जो इन सब के बीच चीन कह रहा है, भारत उसमें एक्ट ऑफ बैलेंस की दिशा में फंस गया है क्या? क्योंकि एक तरफ इजराइल और ईरान है, दूसरी तरफ नई परिस्थिति में चाइना है और क्वाड की बैठक होने वाली है। क्या यह बैलेंस करने की परिस्थिति में जो तेल की इमरजेंसी है उसका अंदेशा भारत के प्रधानमंत्री को हो गया? और अब इन्हीं दौर में यात्रा प्रधानमंत्री की जो शुरू हो रही है उसमें वह यूएई जा रहे हैं। यूएई को दुश्मन देश मानता है खुले तौर पर ईरान, जिसका वो ऐलान कर चुका है। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है, यूएई भी सदस्य है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि इन सब के बीच खाड़ी देशों के साथ और ईरान के साथ और इजराइल के साथ नया संतुलन कोई कैसे बना सकता है? रशिया और चीन ने अपनी इकोनॉमी के हिसाब से लकीरें खींच ली, भारत खींच नहीं पाया। भारत अभी भी उस संकट की दिशा में बार बार दुनिया को आगाह कर रहा है। जब आज ब्रिक्स की बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने कहा, हां सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संकट है, हमें रास्ते निकालने होंगे। Economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने इस दौर में बीच का रास्ता अपनाया। ग्लोबल इकोनॉमी के संकट को लेकर जो नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर ब्रिक्स की बैठक केंद्रित करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाए।
लेकिन उनके सामने बैठे ईरान के विदेश मंत्री ने खुले तौर पर उस युद्ध का जिक्र किया जिस युद्ध पर ब्रिक्स ने खामोशी बरती हुई है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि दरअसल ब्रिक्स को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स के एक सदस्य देश के खिलाफ गैर कानूनी हमला हुआ है। इंटरनेशनल संस्थाओं के राजनीतिकरण को अगर अब नहीं रोकेंगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप जंग को भड़काना चाहते हैं और यूनाइटेड नेशन के चार्टर का उल्लंघन हुआ है। कम से कम इसे तो आपको रोकना ही होगा, और खामोशी बरतिएगा तो ऐसे में वो भावना ही खत्म हो जाएगी जिसमें दुनिया में शांति और इकोनॉमी को डेवलप करने की दिशा में हर देश बढ़ना चाहता है और ब्रिक्स भी उसी दिशा में काम कर रहा है। आपको निंदा तो करनी होगी। Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS, prevent the politicization of international institutions, and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN Charter. ध्यान दीजिए तो इस दौर में बिल्कुल नई परिस्थितियां भारत, चीन, रशिया, ईरान और अमेरिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर चुकी है। भारत बैलेंस एक्ट कर रहा है और चीन खुले तौर पर अमेरिका को भी चेता रहा है। ताइवान के मुद्दे पर जब वो चेतावनी देता है तो ये कहने से चूकता नहीं है, अगर इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो इससे संघर्ष और बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। शी जिनपिंग दावा करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कि दरअसल उनका अपना ये द्वीप है, यानी सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है। चाइना ये क्लेम करता है और यह एक लक्ष्मण रेखा है, इसको पार करने की कोशिश मत कीजिएगा। बात इतनी ही नहीं है, बात है कि जब इसके बाद ईरान और होर्मुज रूट को लेकर सवाल आया तो यह बात भी हुई कि तेजी से और जटिल और अशांत परिस्थितियों में दुनिया के सामने इस वक्त अमेरिका और चीन दोनों खड़े हैं, तो हम दोनों को साझेदार हो जाना चाहिए, शत्रु नहीं। इस बात का जिक्र शी जिनपिंग कर तो रहे हैं, लेकिन अगली ही लाइन में फिर वो कह गए अगर ताइवान को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव या संघर्ष हो सकता है, जिससे अमेरिकी चीन संबंध बेहद खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति इन सब के बीच जिन मुद्दों को उठाना चाहते थे उसमें होर्मुज रूट कैसे खुलवाया जाए, चीन ने कहा बिल्कुल सहमति है, लेकिन हम ईरान की संप्रभुता पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहां पर सवाल है कि अमेरिका की जरूरत इस दौर में अपनी इकोनॉमी को संभालने को लेकर भी है, क्योंकि टकराव की एक परिस्थिति यह भी है कि चीन के सामान पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगा दिया। उसके बदले चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर 1 बरस के लिए रोक लगा दी। अमेरिका के एग्रीकल्चर्स का बहुत सारा सामान चीन में खपता है, चीन ने उसको खपाने से इनकार कर दिया। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेड और टैरिफ की दिशा में जाएं, ईरान की दिशा में जाए, ऑयल क्राइसिस की दिशा में जाए, या दुनिया भर के भीतर जो अमेरिका के इस वार को लेकर उनके अपने सहयोगी नाटो और यूरोपियन कंट्रीज से सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दें। शायद यही वो वजह है जहां पर चीन अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। इसलिए जब आमने सामने की भी परिस्थिति आई तो उसमें वाकई 3 और बड़े सवाल निकलकर सामने आ गए। मिडिल ईस्ट देशों में चीन ने कहा हमारी इकोनॉमी वहां तक फैली हुई है, ट्रेड के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि दुनिया में ट्रेड जो हो खुलकर हो, कोई टैरिफ की पाबंदियां ना लगे। कोरियन पेंसुला को लेकर भी सवाल था, हम उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन यूक्रेन को लेकर नजरिया, ईरान को लेकर नजरिया, अमेरिका का इजराइल के साथ जिस तर्ज पर है, यह हक में नहीं बनता है। और स्ट्रेटजिकली अमेरिका जिन नीतियों को अपना रहा है उससे तो आपके यूरोपियन कंट्रीज भी नाराज हैं। आप रशिया पर से प्रतिबंध हटाते हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगा देते हैं, चीन की कई कंपनियों पर, तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह मैसेज है क्या? दरअसल जब आमने सामने दोनों राष्ट्रपति बैठे थे तो दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, लेकिन बंद कमरों में डिप्लोमेसी का एक नया धार नए तरीके से उभर कर आया। लेकिन आमने सामने बैठे हुए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की बात सुन तो लीजिए।
We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. And a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. दरअसल इस पूरी बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, जो शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच हो रहा है, क्योंकि संकट गहरा रहा है और ईरान के साथ युद्ध है, सीज फायर के बीच में भी युद्ध है और आने वाले वक्त में भी युद्ध है, तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? और उसकी सबसे बड़ी वजह इस दौर में दो तीन बातें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो प्रभावित कर रही है, उसमें अमेरिका कोई समाधान निकाल पाएगा, इससे लोग कम से कम उनका भरोसा और विश्वास डिगा हुआ है। मसलन यूरोप के भीतर की हालत यह है कि जेट फ्यूल इतना ज्यादा गंभीर स्थिति में है, जहां पर एक के बाद एक तमाम यात्राएं रद्द करनी पड़ रही है, तमाम बड़ी कंपनियों को अपने हवाई जहाज रोकने पड़ रहे हैं। और बाकायदा इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का कहना है कि कल तक यूरोप को 3.3 लाख बैरल जेट फ्यूल मिल जाता था, लेकिन आज की तारीख में वह एक चौथाई भी नहीं मिल पा रहा है। 60,000 बैरल ही जेट फ्यूल उसे मिल रहा है। इस संकट का रास्ता निकालेगा कौन? पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। सवाल मंदी का नहीं है, क्राइसिस का है। और इस ग्लोबल क्राइसिस से कैसे निकलेंगे, इसीलिए चाइना की भूमिका क्या होगी, इस पर भी यूरोपियन कंट्रीज की नजर है। लेकिन यहां सवाल एक दूसरा भी है। चाइना ने ट्रेड और टैरिफ को लेकर जो सवाल उठाए, इसी ट्रेड और टैरिफ से परेशान यूरोपियन कंट्रीज भी, और इसीलिए उन्होंने भारत और चीन का रास्ता अपना लिया आर्थिक संबंधों को लेकर। अमेरिका गुस्से में आ गया या ट्रंप ने कहा आप सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रास्ता तो निकालना होगा। दूसरी बड़ी बात यह हो गई कि क्राइसिस इतना गहरा है, जिस होमर्ज रूट को अमेरिका खुलवाना चाहता है, अब उसके बस में जब यह नहीं है, तो स्थिति कितनी नाजुक है, यह सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बाकायदा अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इनाम का ऐलान कर दिया कि $15 मिलियन इनाम देंगे, जो बतला देगा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की फंडिंग कहां से होती है, उसका फाइनेंशियल नेटवर्क कैसे काम करता है। परिस्थितियां कितनी नाजुक है और अमेरिका के हाथ से इस युद्ध और सीज फायर के बीच भी कैसे निकलती चली जा रही है। और चीन भी और रशिया भी शायद उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर मैसेज बहुत साफ हो कि अमेरिका का कानून नहीं, यूनाइटेड नेशन का कानून है, उसका एक चार्टर है। गैर कानूनी तरीके से आप टैरिफ तो लगा सकते हैं, जो आप ही के देश में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ट्रेड के आसरे आप कॉलोनियल मानसिकता के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। और शायद इसीलिए चीन अपनी इकोनॉमी को लेकर वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के भीतर अपना विस्तार चाहता है, अमेरिका उसे रोकना चाहता है। रशिया इन सब के बीच अपने तेल को खुले तौर पर भारत को देने को तैयार है, अमेरिका उसे रोकना चाहता है। चीन नए संबंधों के साथ ब्रिक्स देशों के सदस्य के तौर पर भारत को भी इनवाइट कर रहा है, अमेरिका उसे रोकना चाहता है। तो सवाल यह भी है, भारत कहां रुकेगा, कहां समझौते तोड़ेगा, कहां नए समझौते बनाएगा? सब कुछ उस शिखर सम्मेलन और इस ब्रिक्स की बैठक के बीच फंसा पड़ा है। 24 घंटे और हैं दोनों ही सम्मेलन में। इंतजार कीजिए 15 के बाद होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।